अकबर का न्याय और बीरबल की चतुराई। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही चिंतित और परेशान था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने अकबर के सामने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार करता हूँ, पर मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अकबर ने व्यापारी से पूरी बात जानने की इच्छा जताई। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पास कुछ बहुत कीमती रत्न थे जिन्हें मैं दूर के राज्य में बेचने के लिए ले जा रहा था। लेकिन रास्ते में एक ठग ने मुझे धोखा दिया और मेरे सारे रत्न लेकर भाग गया। मैंने पूरी कोशिश की, पर वह ठग पकड़ा नहीं जा सका। अकबर ने उसकी बात सुनी और दरबारियों की ओर देखा। सभी दरबारियों ने मिलकर व्यापारी की समस्या पर विचार किया, परंतु किसी के पास ठोस समाधान नहीं था। तब अकबर ने अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस व्यापारी की समस्या का कोई समाधान है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, इस समस्या का समाधान तो जरूर है, पर हमें थोड़ी चालाकी से काम लेना होगा। अकबर ने बीरबल को आगे बढ़ने की अनुमति दी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें उस ठग का चेहरा याद है? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मंत्री जी, मैं उसका चेहरा अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर घोषणा की, आज शाम को पूरे शहर में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी व्यापारी और लोग शामिल होंगे। उस आयोजन में हमें वह ठग जरूर मिलेगा। दरबारियों और व्यापारी को यह योजना थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बीरबल के फैसलों पर सभी का भरोसा था। शाम को पूरे राज्य में एक विशाल आयोजन किया गया। इस आयोजन में अकबर और बीरबल भी उपस्थित थे। बीरबल ने उस आयोजन में एक अनोखी घोषणा की, यहाँ जो भी उपस्थित है उसे मुफ्त में भोजन और उपहार दिए जाएंगे, पर इसके लिए एक शर्त है। सभी को यहाँ एक बड़ी मशाल से होकर गुजरना होगा। यह मशाल केवल सच्चे और ईमानदार लोगों को ही जलाए बिना जाने देगी। जो भी बेईमान है वह तुरंत जल जाएगा। यह सुनते ही सभी लोग घबरा गए। खासकर वह ठग जिसने व्यापारी को लूटा था, बेहद डरा हुआ था। वह जानता था कि अगर वह मशाल के पास से गुजरेगा तो वह पकड़ा जाएगा। वह चुपचाप वहां से भागने की सोचने लगा। तभी बीरबल ने अचानक भीड़ में उसे देखा। उसने ठग की घबराहट भांप ली और अकबर से संकेत किया। बीरबल के इशारे पर सैनिकों ने ठग को पकड़ लिया। जब ठग को पकड़ा गया तो उसने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी को उसके कीमती रत्न वापस कर दिए। व्यापारी बहुत खुश हुआ और अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता से एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि सच्चाई और ईमानदारी के सामने कोई बेईमानी टिक नहीं सकती। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल न्याय दिलाया, बल्कि एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सही समय पर सही चाल चलकर समस्या का समाधान संभव है। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और बुद्धिमानी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। कभी कभी समस्याओं का समाधान सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई से भी होता है। कहानी को आगे विस्तार देने के लिए अन्य घटनाएं जोड़ सकते हैं, लेकिन यह कहानी की बुनियादी रचना है जो अकबर और बीरबल के ज्ञान और न्यायप्रियता को दर्शाती है। परिचय। अकबर मुगल साम्राज्य के महान सम्राट थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की चर्चा चारों ओर थी। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें से एक बीरबल सबसे खास माने जाते थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन अपनी असाधारण बुद्धि और चतुराई के कारण उन्हें बीरबल की उपाधि दी गई। अकबर ने बीरबल को बेहद प्रिय माना
और कई बार उन्हें अपने निजी और राज्य के मामलों में भी सलाह दी। बीरबल की दरबार में एंट्री। एक दिन बीरबल अकबर के दरबार में आए। उस समय अकबर के दरबार में कई बुद्धिमान और चतुर दरबारी पहले से मौजूद थे, लेकिन जैसे ही बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया, अकबर ने तुरंत समझ लिया कि यह व्यक्ति अनमोल है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा नाम महेश दास है, लेकिन लोग मुझे बीरबल कहते हैं। अकबर ने कहा, तुम्हें किस चीज में महारत हासिल है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं ज्ञान और बुद्धिमानी का शिष्य हूं। अकबर यह सुनकर प्रभावित हुए और तुरंत उन्हें अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। यहीं से अकबर और बीरबल की अनोखी जोड़ी की शुरुआत हुई। पहली चुनौती, न्याय का मुद्दा। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान और व्यापारी के बीच विवाद आया। व्यापारी का दावा था कि किसान ने उसे पैसे नहीं चुकाए, जबकि किसान कह रहा था कि उसने सारा कर्ज चुका दिया है। दोनों की बातें सुनने के बाद अकबर उलझन में पड़ गए। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि किसका पक्ष लिया जाए। उन्होंने बीरबल से इस मुद्दे पर सलाह मांगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस मामले की जांच करूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दोनों पक्षों से कहा कि वे कल सुबह फिर से दरबार में उपस्थित हों। अगले दिन बीरबल ने किसान और व्यापारी को बुलाया और एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने किसान से पूछा, जब तुमने पैसे लौटाए थे तो किस जगह पर दिए थे? किसान ने बताया कि वह पैसे एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े होकर दिए थे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने पेड़ के नीचे पैसे लिए थे? व्यापारी थोड़ा हिचकिचाया और फिर कहा, हाँ, मैंने वही पैसे लिए थे। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा। अब हमें यह जानने की जरूरत है कि पेड़ क्या कहता है। जाओ, किसी को पेड़ के पास भेजो और पूछो कि क्या उसने यह घटना देखी थी। सभी दरबारी यह सुनकर हंसने लगे, क्योंकि पेड़ कैसे बोल सकता था। लेकिन बीरबल ने गंभीरता से कहा, जब तक पेड़ से जवाब नहीं मिलता, हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। कुछ समय बाद बीरबल ने एक सैनिक को भेजा, जो पेड़ के पास जाकर वापस आया और कहा, पेड़ कुछ नहीं कहता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब मेरा फैसला सुनने का समय आ गया है। व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने चौंककर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर व्यापारी सचमुच पेड़ के नीचे खड़ा होता तो वह इस समय बेचैन होता और पेड़ की बात सुनने के लिए उत्सुक होता। लेकिन वह यहाँ आराम से बैठा है, इसलिए स्पष्ट है कि उसने झूठ बोला है। अकबर ने व्यापारी को सजा सुनाई और किसान को न्याय दिलाया। यह बीरबल की चतुराई का एक बेहतरीन उदाहरण था, जिसने उन्हें अकबर के दरबार में और भी खास बना दिया। अकबर की परीक्षा। सम्राट अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत भरोसा था, लेकिन वह अक्सर उनकी चतुराई की परीक्षा भी लेते रहते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक कठिन सवाल पूछकर परखा जाए। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपके सवाल का जवाब मैं कुछ समय बाद दूंगा। अकबर ने उन्हें समय दिया और कहा कि वह जवाब का इंतजार करेंगे। बीरबल दरबार से बाहर निकल गए और शहर के बाजार की तरफ चल पड़े। वह बाजार के एक व्यापारी से मिले और कहा, क्या तुम मेरे लिए एक बड़ा कपड़ा तैयार कर सकते हो जो पूरी दुनिया को ढक सके? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव है? इतनी बड़ी चादर बनाने के लिए तो सारी दुनिया का कपड़ा भी कम पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं यही जवाब सम्राट को दूंगा। बीरबल वापस दरबार में आए और अकबर से बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इच्छा है।
जब किसी व्यक्ति की इच्छा होती है तो वह पूरी दुनिया को भी अपने अनुसार बदलने की कोशिश करता है। आपकी इच्छा के आगे कुछ भी नहीं है। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए और बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल की सादगी। बीरबल की बुद्धिमत्ता के साथ साथ उनकी सादगी और विनम्रता भी उन्हें खास बनाती थी। एक बार अकबर ने बीरबल को एक महत्वपूर्ण समारोह में आमंत्रित किया। दरबार के सभी लोग अपने बेहतरीन वस्त्रों में आए थे, लेकिन बीरबल सामान्य कपड़ों में ही उपस्थित हुए। यह देखकर कई दरबारी उनका मजाक उड़ाने लगे। अकबर ने भी बीरबल से पूछा, तुम इतने साधारण कपड़े पहनकर क्यों आए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे कपड़े मेरी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को प्रभावित नहीं कर सकते। मैं जो हूं वही हूं, चाहे मैं किसी भी वस्त्र में हूं। अकबर ने उनकी सादगी और दृष्टिकोण की सराहना की और फिर कभी उनके पहनावे पर सवाल नहीं उठाया। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और गुणों से होती है। सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे राज्य में सबसे बड़े मूर्ख को खोजकर मेरे सामने लाएं। सभी दरबारी इस काम में जुट गए, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे सबसे बड़ा मूर्ख कह सकें। बीरबल ने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर अकबर को एक खास तरीके से दिया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ सोचा और फिर एक दिन दरबार में लौट आए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ लाया हूं। अकबर ने पूछा, कौन है वह? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह आप ही हैं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल ने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की। अकबर भी चौंक गए और उन्होंने पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आप इतने बुद्धिमान और चतुर सम्राट हैं, लेकिन फिर भी आपने इस प्रश्न को पूछा कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। यह प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि किसी को मूर्ख साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकबर को यह उत्तर सुनकर गहरी सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से मुझे हरा दिया। बीरबल की अंतिम परीक्षा। अकबर और बीरबल की दोस्ती और विश्वास के बावजूद एक समय ऐसा आया जब कुछ दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की। वे अकबर के कान भरते रहे कि बीरबल अब उतने वफादार नहीं रहे हैं और अकबर को उनकी परीक्षा लेनी। परिचय। यह कहानी अकबर के राज्यकाल के उस समय की है जब पूरे राज्य में शांति और समृद्धि फैली हुई थी। अकबर का शासन न्यायप्रिय और दूरदर्शी था और इस समृद्धि में उनके नवरत्नों का बड़ा योगदान था। खासकर बीरबल, जो अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन प्रश्न पूछते और उनके समाधान का इंतजार करते, क्योंकि उन्हें पता था कि बीरबल के उत्तर हमेशा मजेदार और तार्किक होते हैं। समस्या की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत ही विचित्र मामला आया। एक धनी व्यापारी, जिसका नाम हसन था, दरबार में आकर बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ है हसन? विस्तार से बताओ। हसन ने कहा, मैंने अपने जीवन भर की कमाई से एक कीमती हीरा खरीदा था, जिसे मैं अपनी पत्नी को उपहार में देना चाहता था। लेकिन जब मैंने उसे संभाल कर रखा, तो कुछ दिनों बाद वह हीरा गायब हो गया। मुझे संदेह है कि मेरे ही घर के किसी नौकर ने वह हीरा चुराया है। यह सुनकर अकबर ने सोचा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि एक कीमती हीरा चोरी हो गया था और बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा।
बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह आप निश्चिंत रहें, मैं इस समस्या का हल ढूंढूंगा। जांच की शुरुआत। बीरबल ने हसन से पूछा, तुम्हारे घर में कुल कितने नौकर हैं और क्या तुम्हें किसी पर विशेष संदेह है? हसन ने उत्तर दिया, मेरे घर में कुल 5 नौकर हैं। मुझे किसी पर विशेष संदेह नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि उन 5 में से ही किसी ने चोरी की है, क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं आता जाता। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब 5 नौकर दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने उन सभी को ध्यान से देखा और फिर बोले, मुझे पता है कि आप में से किसी ने यह चोरी की है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती। इसके बाद बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने दरबार के एक सेवक को बुलाया और कहा, इन 5 नौकरों को एक एक छड़ी दो। इन छड़ियों की खासियत यह है कि जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने अनमने भाव से छड़ियां ले लीं और चले गए। हसन ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह किस प्रकार की जांच है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, धैर्य रखो जहांपना, कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी नौकर दरबार में फिर से उपस्थित हुए। बीरबल ने एक एक करके उनकी छड़ियां जांचनी शुरू की। अंततः जब उन्होंने एक नौकर की छड़ी देखी तो वह छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी निकली। बीरबल ने उसे पकड़ते हुए कहा, यही चोर है। अकबर और सभी दरबारी हैरान थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तुमने कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई बहुत ही सरल है। मैंने कहा था कि चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन असल में छड़ी बढ़ने वाली नहीं थी। जिसने चोरी की थी उसने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसे पकड़ा न जाए, लेकिन उसकी यही चाल उसे फंसा गई। अकबर बीरबल की चतुराई से बेहद खुश हुए और उन्होंने उस नौकर को सजा सुनाई। हसन ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उनका धन्यवाद किया। एक और चुनौती। बीरबल की इस सफलता के बाद दरबार में उनकी ख्याति और भी बढ़ गई, लेकिन कुछ दरबारी बीरबल की सफलता से जलने लगे। वे अकबर के कान भरने लगे कि बीरबल अब घमंडी हो गए हैं और हमेशा अपनी चतुराई का ही दिखावा करते हैं। अकबर ने यह बात तो नहीं मानी, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से एक परीक्षा ली जानी चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा सवाल हल करो जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप सवाल पूछिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरबार में ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो सबसे बड़ा मूर्ख हो। बीरबल ने सोचा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, जहांपनाह, मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को समय दिया। मूर्ख की खोज। बीरबल ने पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह सबसे बड़ा मूर्ख कह सकें। उन्होंने किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और कई अन्य लोगों से बातें की, लेकिन सभी अपनी समझदारी और ज्ञान का परिचय दे रहे थे। आखिरकार बीरबल एक विचार लेकर दरबार लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जिसे हम सबसे बड़ा मूर्ख कह सकते हैं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लाया हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वह? बीरबल ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो इस प्रश्न को पूछे। अकबर और दरबार के सभी लोग चौंक गए। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, जहांपनाह,
यदि आप इस बारे में गहराई से सोचें तो आप समझ जाएंगे। किसी को मूर्ख साबित करने की कोशिश करना खुद में मूर्खतापूर्ण है। हम सभी में गलतियां होती हैं, लेकिन किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या उसे मूर्ख कहकर संबोधित करना एक मूर्खता है। यह सुनकर अकबर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर वे हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से मुझे हरा दिया। सच में यह प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण था। बीरबल की विदाई। समय बीतता गया और बीरबल की ख्याति और भी बढ़ती गई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे अकबर और बीरबल के बीच तनाव पैदा हो गया। दरबार में कुछ षड्यंत्रकारी दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ साजिश रची और अकबर के कान भर दिए कि बीरबल अब उनके प्रति वफादार नहीं रहे हैं। अकबर, जो हमेशा बीरबल पर भरोसा करते थे, इस बार इन बातों से प्रभावित हो गए। उन्होंने बीरबल से नाराज होकर कहा, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। मैंने तुम्हारे खिलाफ कई बातें सुनी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहो। बीरबल ने बिना किसी बहस के अकबर का आदेश माना और दरबार छोड़कर चले गए। अकबर की पश्चाताप। समय बीतने के साथ अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने बीरबल के साथ अन्याय किया है। बीरबल के बिना दरबार में वह जो चतुराई और बुद्धिमत्ता थी, वह गायब हो गई थी। अकबर को समझ में आ गया कि दरबार में हो रही तमाम समस्याओं का समाधान बीरबल ही कर सकते थे। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का फैसला किया। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक विशेष दूत के माध्यम से संदेश भेजा, बीरबल, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। बीरबल का आगमन। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनका परिवार साधारण था, लेकिन बचपन से ही उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के किस्से गांव में मशहूर थे। एक दिन जब महेश दास किशोरावस्था में थे, तो उनकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उन्हें एक उपहार दिया, एक विशेष अंगूठी। उन्होंने कहा, यह अंगूठी तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाएगी। इसे संभाल कर रखना और जब सही समय आए तब इसे बादशाह अकबर को दिखाना। महेश दास ने संत की बात गांठ बांध ली और अपनी पढ़ाई में और गहनता से जुट गए। कुछ वर्षों बाद जब वे बड़े हो गए तो वे अपनी किस्मत आजमाने के लिए राजधानी आगरा की ओर चल पड़े, जहां मुगल साम्राज्य का महान सम्राट अकबर राज करता था। बीरबल और अकबर की पहली मुलाकात। जब महेश दास आगरा पहुंचे तो वे अकबर के दरबार में पहुंचे, लेकिन दरबार में प्रवेश इतना आसान नहीं था। पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया और पूछा, तुम्हें बादशाह से क्यों मिलना है? महेश दास ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ उनसे एक पहेली पूछना चाहता हूं, अगर वे सुलझा सके तो मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिल जाए। पहरेदार हंसे, लेकिन महेश दास की आत्मविश्वास भरी बातें सुनकर उन्होंने उन्हें अंदर जाने दिया। जब महेश दास दरबार में पहुंचे तो उन्होंने अकबर के सामने अपनी अंगूठी पेश की। अकबर ने अंगूठी देखकर उसे पहचाना, क्योंकि वह वही अंगूठी थी जो उन्हें संत ने वर्षों पहले दी थी। अकबर ने महेश दास से कहा, तुम कौन हो और यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? महेश दास ने पूरी कहानी सुनाई। अकबर उनकी स्पष्टवादिता और हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए और तुरंत ही उन्हें अपने दरबार में एक स्थान दे दिया। यहीं से महेश दास का नाम बीरबल पड़ा और वे अकबर के सबसे प्रिय दरबारियों में से एक बन गए। बीरबल की चतुराई। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के किस्से दरबार में जल्दी ही फैलने लगे। वे न केवल अकबर को समस्याओं का हल देते थे, बल्कि दरबार में सभी की समस्याओं को सुलझाते थे। आइए अब बीरबल की चतुराई का एक किस्सा सुनते हैं। बीरबल और 3 प्रश्न।
एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान आया जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। उसने अकबर से कहा, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, अगर आपके दरबार में कोई इनका उत्तर दे सके तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को मान लूंगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। विद्वान ने अपने प्रश्न पूछने शुरू किए। पहला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, मृत्यु, क्योंकि यह एकमात्र सत्य है जिसे हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न, इस दुनिया में सबसे झूठी चीज क्या है? बीरबल ने फिर से तुरंत उत्तर दिया, सपने, क्योंकि सपने हमें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो वास्तविक नहीं होती। तीसरा प्रश्न, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आशा, क्योंकि जब तक आशा होती है तब तक जीवन में मिठास बनी रहती है। विद्वान बीरबल के उत्तरों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अकबर के दरबार और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और सम्मानपूर्वक विदा लिया। बीरबल और ईर्ष्यालु दरबारी। अकबर के दरबार में कई और दरबारी भी थे जिन्हें बीरबल की सफलता और अकबर के साथ उनकी निकटता से ईर्ष्या होती थी। वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उन सभी को मात दे देते थे। एक दिन कुछ दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर के कान भरते हुए कहा, बीरबल भले ही चतुर हो, लेकिन वह कभी कभी ऐसी बातें करता है जो हमें अस्वीकार्य लगती हैं। अकबर को शक हुआ, लेकिन वे बीरबल की वफादारी पर संदेह नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को आजमाने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने बीरबल को एक मुश्किल कार्य सौंपा। अकबर की चुनौती। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी चीज लाओ जो खुशी में मुझे दुखी कर दे और दुख में मुझे खुश कर दे। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन बीरबल ने इसे स्वीकार कर लिया। वे कुछ दिन तक सोचते रहे और अंततः उन्होंने एक साधारण अंगूठी बनवाई। उस अंगूठी पर एक वाक्य लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। जब बीरबल ने वह अंगूठी अकबर को दी तो अकबर ने उसे पढ़ा और गहराई से सोचा। वे समझ गए कि इस अंगूठी का महत्व कितना गहरा है। खुशी के समय में यह वाक्य उन्हें यह याद दिलाएगा कि समय स्थायी नहीं है, और दुख के समय में यह उन्हें यह उम्मीद देगा कि बुरा समय भी गुजर जाएगा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने उसे और अधिक सम्मानित किया। बीरबल और किसान की समस्या। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और अकबर से अपनी समस्या बताने लगा। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी गाय खो गई है। वह मेरे जीवनयापन का एकमात्र साधन थी। अगर वह नहीं मिली तो मेरे परिवार का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अकबर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर किसान से पूछा, क्या तुम्हारी गाय किसी खास रंग की थी? किसान ने उत्तर दिया, हाँ, वह काले रंग की थी। बीरबल ने फिर से कुछ देर सोचा और दरबार के सभी दरबारियों को बुलाया। उन्होंने सभी से कहा, जिस किसी ने भी किसान की गाय देखी हो वह खड़ा हो जाए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दरबारी अचानक खड़ा हो गया और बोला, मुझे तो यह पता था कि गाय काले रंग की है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, धन्यवाद। अब मुझे पता चल गया है कि गाय किसके पास है। दरअसल बीरबल ने जानबूझकर गाय के रंग का उल्लेख किया था ताकि चोर किसी न किसी तरह खुद को प्रकट कर दे। और ऐसा ही हुआ। चोर पकड़ा गया और किसान को उसकी गाय वापस मिल गई। बीरबल की अंतिम परीक्षा। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने उन्हें अकबर के दरबार का सबसे प्रिय सदस्य बना दिया था, लेकिन यह बात सभी दरबारियों को पसंद नहीं आई।
उनमें से कुछ हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन दरबारियों ने एक जटिल योजना बनाई। उन्होंने एक व्यापारी को नियुक्त किया जो बीरबल को चुनौती देने के लिए आया। उस व्यापारी ने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन मैं उन्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अकबर ने व्यापारी की चुनौती स्वीकार की और बीरबल को बुलाया। व्यापारी ने कहा, मेरे पास एक बहुत ही खास सवाल है। अगर बीरबल इसका उत्तर दे सके तो मैं उन्हें सबसे बुद्धिमान मान लूंगा। अकबर ने कहा, पूछो तुम्हारा सवाल। व्यापारी ने कहा, यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। यह एक मुश्किल सवाल था और दरबारियों को लगा कि इस बार बीरबल जरूर हार जाएंगे। लेकिन बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा सच यह है कि इस दुनिया में कोई आरंभिक जीवन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थीं। हुमायूं के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य संकट के दौर से गुजर रहा था। शेर शाह सूरी के नेतृत्व में अफगान सत्ता के उत्थान ने हुमायूं को निर्वासन के लिए मजबूर कर दिया था। अकबर का अधिकांश प्रारंभिक जीवन कठिन परिस्थितियों में बीता और उन्होंने बाल्यावस्था में ही साहस, धैर्य और रणनीतिक सोच विकसित कर ली थी। जब अकबर 13 वर्ष के थे, उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई और अकबर को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में मुगल साम्राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। उस समय उनके शासन का क्षेत्र सीमित था और कई दुश्मनों से घिरा हुआ था। प्रारंभिक वर्षों में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने उनके लिए शासन की जिम्मेदारी संभाली और उनके साम्राज्य को स्थिर करने में मदद की। अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर के शासनकाल की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि उन्होंने एक छोटे साम्राज्य को एक विशाल और स्थिर साम्राज्य में बदल दिया। अपने शासन के पहले 20 वर्षों में उन्होंने सामरिक विजय प्राप्त की और मुगल साम्राज्य को समृद्ध किया। उनकी कुछ प्रमुख विजय निम्नलिखित हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। यह युद्ध अकबर के लिए निर्णायक साबित हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना ने हेमू की सेना को हराया, जो शेर शाह सूरी के अधीन कार्य कर चुके थे और दिल्ली पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इस जीत ने दिल्ली और आगरा पर अकबर के नियंत्रण को मजबूत किया और मुगलों के पुनर्स्थापन की नींव रखी। मालवा और गुजरात की विजय। 1561 में अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त की। यह विजय इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस क्षेत्र में व्यापारिक मार्गों का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद 1573 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की, जिसने समुद्री व्यापार मार्गों पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित किया। गुजरात की विजय के बाद अकबर ने अहमदाबाद में एक शानदार किला बनवाया और इस क्षेत्र में मुगल प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की। राजस्थान की विजय। राजस्थान की विजय अकबर की सबसे महत्वपूर्ण और कठिन सैन्य अभियानों में से एक थी। 1568 में अकबर ने मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और इसे अपने नियंत्रण में लिया। महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के राजा थे, ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप की सेना को हराया। हालांकि महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने जीवन के अंत तक संघर्ष करते रहे। अकबर ने इस क्षेत्र के अन्य राजपूत शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह भी किया। बंगाल और अफगानिस्तान की विजय। 1580 से 81 में अकबर ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। यह अभियान महत्वपूर्ण था क्योंकि बंगाल एक समृद्ध और व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र था।
इसके बाद अकबर ने अफगानिस्तान पर ध्यान केंद्रित किया और इस क्षेत्र में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी सेना ने काबुल, कंधार और बल्ख जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जो साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण थे। अकबर की प्रशासनिक सुधार। अकबर ने न केवल सैन्य विजय प्राप्त की, बल्कि उन्होंने प्रशासनिक प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। उनके शासनकाल के दौरान विकसित की गई प्रशासनिक संरचना इतनी प्रभावी थी कि इसका उपयोग उनके उत्तराधिकारियों ने भी किया। उनके प्रशासनिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित थे। मनसबदारी प्रणाली। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, जो उनके शासन की रीढ़ साबित हुई। इस प्रणाली के अंतर्गत अधिकारी, मनसबदार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किए जाते थे और उन्हें सैन्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी जाती थीं। इस प्रणाली के माध्यम से अकबर ने प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की और सैन्य शक्ति का केंद्रीकरण किया। मनसबदारों को वेतन के रूप में भूमि, जागीर दी जाती थी, जिससे राजस्व संग्रह प्रणाली भी कुशल हो गई। राजस्व प्रणाली। अकबर के शासनकाल के दौरान तोडरमल ने राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने भूमि की उत्पादकता के आधार पर कर निर्धारण किया, जिसे ज़ब्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत किसानों को उनकी भूमि की उत्पादकता के आधार पर कर चुकाना पड़ता था। यह प्रणाली अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत थी, जिससे किसानों पर अत्यधिक कर का बोझ नहीं पड़ता था और साम्राज्य को स्थिर राजस्व प्राप्त होता था। धार्मिक सहिष्णुता। अकबर का सबसे प्रसिद्ध योगदान उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने में था। उन्होंने सुलह कुल सभी के लिए शांति की नीति अपनाई, जिसके तहत सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता था। अकबर ने न केवल हिंदू राजाओं और राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध बनाए, बल्कि उन्होंने दरबार में सभी धर्मों के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की, जो सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को एक साथ मिलाकर बनाया गया था। हालांकि यह धर्म ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन इससे अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की भावना झलकती है। फतेहपुर सीकरी और कला का विकास। अकबर के शासनकाल में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। उन्होंने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी नामक एक नया शहर बसाया, जो उनकी कला और वास्तुकला के प्रेम का प्रतीक था। फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और पंच महल जैसी इमारतें अकबर की वास्तुकला की महानता को दर्शाती हैं। उन्होंने विभिन्न कला रूपों को संरक्षण दिया और चित्रकला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध विद्वान और कलाकार थे, जिनमें बीरबल, तोडरमल, तानसेन, अबुल फजल आदि प्रमुख थे। इन विद्वानों ने अकबर के शासन को न केवल प्रशासनिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध किया। अकबर की धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि। अकबर का सबसे बड़ा योगदान उनकी धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि थी। उन्होंने समझा कि एक विशाल और विविधता से भरे साम्राज्य को स्थिर रखने के लिए सहिष्णुता और समझदारी आवश्यक थी। उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथ से हटकर एक उदार दृष्टिकोण अपनाया। उनके धार्मिक विचारों में विभिन्न धर्मों का अध्ययन और उन पर विचार करना शामिल था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनके साथ चर्चा की। अकबर ने इबादत खाना, धार्मिक चर्चा का घर की स्थापना की, जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई और पारसी धर्मों के विद्वान अपने विचार साझा करते थे। अकबर का सुलह कुल का सिद्धांत उनके शासन की मुख्य विशेषता थी। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि सभी धर्मों के लोग एक ही सार्वभौमिक सच्चाई की ओर अग्रसर होते हैं और इसलिए सभी को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। अकबर ने जजिया, गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर,
को समाप्त कर दिया और हिंदू धार्मिक उत्सवों में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने कई हिंदू मंदिरों और तीर्थस्थानों को संरक्षण भी दिया। अकबर का उत्तराधिकार और विरासत। 1605 में अकबर का निधन हुआ। उनके उत्तराधिकारी जहांगीर बने, जिन्होंने अकबर की नीतियों को आगे बढ़ाया। अकबर की मृत्यु के बाद भी उनका शासन और दृष्टिकोण भारतीय राजनीति और संस्कृति में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता रहा। अकबर की सबसे बड़ी विरासत उनकी धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक योगदान है।